इजहार का रूल दोबारा से डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। नून साकिन और तनवीन के जो कायदे हम पढ़ रहे थे और जिसमें हम 2 कवायद पढ़ चुके हैं, इक़लाब हमने देख लिया था, इदगाम हमने देख लिया था, और उसी की आगे जो है ना कंटिन्यूटी के तौर पे इजहार नंबर 3 रूल जो है नून साकिन और तनवीन का, वो इजहार है। इजहार आप लोग पहले भी नोट कर चुके हुए हैं सूरत अल मुल्क में, लेकिन एक बार फिर से इसको दोहरा लीजिए। 6 हरूफ ऐसे हैं जो आपने याद करने हैं और जिनके नून साकिन और तनवीन के बाद यानी कि जो वो 6 लेटर्स आपको नजर आएंगे तो वहां पे आपको नून का इजहार करना होगा। वो 6 हरूफ हरूफ हलकी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। हरूफ हलकी यानी कि जिनका मखरज हलक है। हमजा हा डीप थ्रॉट, हमजा हा गोल हा दो चश्मी हा, सेंटर ऑफ थ्रॉट आइन हा, आइन और हा, और इसी तरह अपर थ्रॉट जो है वहां से गैन और खौ। तो ये 6 जो हैं ये हरूफ हलकी हैं, और नून साकिन और तनवीन के बाद अगर आपको हरूफ हलकी नजर आएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। वहां पे गुन्ना नहीं होगा, आवाज को खींचा नहीं जाएगा, वहां पे स्टे नहीं किया जाएगा, नून को जाहिर करके पढ़ दिया जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। इसको कहते हैं इजहार करना, ठीक है। नोट कर लिया आपने, हरूफ हल्की को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा और इजहार की डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा। जहां कहीं भी आपको पिछली आयत में, पिछली जो 21 आयत गुजरी हैं, जहां जहां पे भी इजहार है, आपका होमवर्क ये है कि आपने पूरी सूरत में से इजहार की एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करनी है और उसको अलग से लिख कर दिखाना है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे इजहार हो रहा है। और जहां पे इजहार होता है वहां पे हम गुन्ना नहीं करते, बल्कि फौरी तौर पे नून की साफ सुथरी सी अदायगी करके आगे चले जाते हैं, नून को जाहिर करके पढ़ते हैं, टाइम वहां पे नहीं लगाते, ठीक है। तो आपने इजहार की सारी एग्जाम्पल्स नोट कर लेनी है पूरी सूरत में से, अगली आने वाली आयत में से भी, और इसी तरह से इक़लाब की तो बहुत ही कम एग्जाम्पल्स होंगी, मेरे ख्याल है 3 या 4 एग्जाम्पल्स गुजरी हैं, उनको भी अलग से लिख लीजिएगा पूरी सूरत से निकाल कर। और इसी तरह से इदगाम की भी तमाम एग्जाम्पल्स निकाल कर पूरी सूरत में से उनको अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह कमिंग वीक्स में, तो आप जब उन अल्फाज को अलग अलग से, यानी कि इक़लाब को अलग प्रैक्टिस कर लिया, इदगाम को अलग प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर आपको ये जो गुन्ना करते वक्त प्रॉब्लम पेश आती है, या जो आप टाइम कभी नहीं लगाते, कभी ज़्यादा लगाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, कभी बिल्कुल नहीं लगाते, तो ये चीज़ फिर सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, इन आयात में अब देख लेते हैं कि इजहार कहाँ कहाँ पे हो रहा है। अच्छा, इजहार की एग्जाम्पल्स देखने से पहले एक दूसरी चीज़ जो हम इन आयात में देखने जा रहे हैं, आज नया सीखने जा रहे हैं, वो है कलकला का कायदा, ठीक है। नामों से आपने नहीं घबराना है कि ये क्या मैंने बोला है, नामों से आपने बिल्कुल नहीं घबराना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिल्कुल ऐसे सोच लेना आपने जैसे आपने अपनी फ्रेंड्स के नाम याद किए हुए ना, मुश्किल मुश्किल से, बिल्कुल ऐसे ही आपने ये चंद नाम जो रूल्स के हैं, इसको ऐसे ही दोस्तों के नाम समझ के याद कर लेना है। कलकला लिखते हैं 2 नुक्तों वाला काफ, फिर लाम, फिर काफ, फिर लाम और एंड में हा, कलकला। कलकला का रूल ये है कि ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं अलिफ से लेकर या तक, इसमें 6 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं कि जो जब साकिन हालत में आते हैं, यानी कि उनके ऊपर जज़म होती है, तो उनकी आवाज़ बाउंस कर जाती है, ठीक है। आवाज़ क्या कर जाती है, बाउंस कर जाती है, पलट कर वापस आ जाती है, इसको कहते हैं कलकला करना। वो 6 हरूफ कौन कौन से हैं, लिखिए ज़रा, ब्रैकेट बनाइए एक, उसके ऊपर लिखिए हरूफ कलकला और अल्फाज लिखिए, क़ाफ, क़ा, बा, जीम, दाल। क़ाफ, क़ा, बा, जीम, दाल। इनको अगर आप मिला के लिखेंगे ना, कुतब, कुतब अलग लिख लीजिए, क़ाफ, क़ा, बा कुतब और जीम दाल जद, तो इसको कुतबुज्जद, आमतौर पे इसको कुतबुज्जद कहा जाता है, ठीक है। क़ाफ, क़ा, बा, जीम दाल को कुतबुज्जद कहा जाता है, तो इसको कुतबुज्जद की तरह से ना, कुतबुज्जद के नाम से इसको याद कर लें कि कुतबुज्जद के ऊपर हमने कलकला करना है, आवाज़ को बाउंस करना है, आवाज़ को उछाल देना है।
اچھا، اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کوئی نئی چیز ہے جو ہم کرنے لگے ہیں، یا پھر یہ کہ یہ ہم کرتے رہتے ہیں؟ تو جی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، یہ بہت عام سی بات ہے، اور ہم اردو زبان میں اور خاص طور سے پنجابی زبان میں بہت ساری جگہوں پہ قلقلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اردو زبان میں پہلے دیکھ لیتے ہیں. اردو زبان میں جب ہم بولتے ہیں، یا میں آپ سے کہتی ہوں جیسے کہ آپ کب آئیں گی، کب آئیں گی، اب یہ با کی آواز آٹومیٹکلی باؤنس ہو رہی ہے، کب آئیں گی، کب. اس کو ہم ایسے نہیں بولتے کب آئیں گی، کب آئیں گی، نہیں، کب آئیں گی. یہاں باہر بہت دھند پڑی ہوئی ہے، دھند. یہ دھند میں کیا ہو رہا ہے، دال کی آواز باؤنس ہو رہی ہے نا، دھند. اس کو دھند کر کے تو کوئی نہیں بولتا، دھند. وہیں پہ روک نہیں دیتے زبان کو، جو پلٹ کر واپس آتی ہے آواز، دھند. باہر بہت دھند پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس طرح سے پنجابی زبان جو ہے، پنجاب کی جو لینگویج ہے، جو لوگ پنجابی جانتے ہیں وہ بہت اچھے سے سمجھتے ہوں گے کہ پنجابی میں تو بہت ہی زیادہ قلقلہ ہوتا ہے. لت، کڈ، دند، یہ ہر تقریباً پنجابی میں تو ہر دوسرے لفظ کے اوپر نا باؤنس کر جاتی ہے آواز. تو یہ اتنا ہی نیچرل اور اتنا ہی نارمل پڑھنا ہے جتنا ہم اردو زبان میں اس کو پڑھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. زبان قاف طا با جیم دال کے مخرج پر لگاتے ساتھ ہی وہاں سے ہٹا دینی ہے. زبان اگر وہاں لگی رہے گی تو ظاہر ہے کہ لیٹر باؤنس نہیں ہوگا. اگر زبان وہاں سے ودن اے سیکنڈ ہٹ جائے گی تو لیٹر آپ کا آواز جو ہے جو آپ چاہ رہے ہیں وہ باؤنس ہو جائے گی. جیسے احد، احد. اب د یہ ایک سیکنڈ میں زبان وہاں لگتی ہے دال کے مخرج پہ، یعنی کہ اوپر کے دو دانتوں پہ، ایک سیکنڈ کے اندر ہی ہٹ جاتی ہے. احد، د د د، احد، احد. اس کی بہت اچھی سی پریکٹس بھی ہے ان سارے لیٹرز کے ساتھ، یعنی کہ قاف طا با جیم دال کے ساتھ آپ اس کو ریپیٹڈلی بول کر پریکٹس کر سکتے ہیں. جیسے قاف ہے نا تو اق قق 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 قق، اق قق قق قق. اسی طرح ادد دد دد دد، ادد دد دد. زبان کو ریپیٹڈلی وہاں لگا کر وہاں سے ہٹائیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں میں یہ پرابلم آئے گا، میں پہلے سے بتاتی ہوں. زبان اوپر لگی رہ جائے گی اور تھوڑی دیر میں ہٹے گی. ان کی آواز کیسی آئے گی، احد، احد، یوں. ٹھیک ہے. یہ صحیح نہیں ہے. احد زبان کو فوری طور پہ ہٹانا ہے. احد، احد، احد. اسی طرح اب، اب، تب، جب، کب، با، یہ با کا قلقلہ. اتو، اتو تو تو، اتو تو تو، یہ تو کا قلقلہ. اججج، اججج، اججج. یج، تج، یہ جیم کا قلقلہ. ٹھیک ہے. تو اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے قلقلہ کی، اور کوئی مشکل پیش آئے تو آپ مجھ سے دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں.